Hi everyone, my name is Smriti. I am your online faculty for the subject of Political Science. आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. इससे पार्ट 3 ऑब्वियसली. पहले दो पार्ट्स में हमने पढ़ा था नेशन क्या होती है, नेशन के फीचर्स पढ़े थे हमने, डेफिनेशंस जानी थी. उसके बाद हमने जाना था इंडिया एज ए नेशन कैसे उभर के आता है, कैसे इवॉल्व होता है, और एक नए इंडिया के सामने कितने सारे चैलेंजेस थे. डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का, डेवलपमेंट का चैलेंज था, डाइवर्सिटी अकोमोडेट करने का चैलेंज भी था. और फिर हमने जाना था कि कैसे पार्टीशन ने एक बहुत ज़्यादा ट्रैजिक रोल प्ले किया इंडिया की जो है डिवीजन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन में. वो पार्टीशन जो आज भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स को हॉन्ट कर रही है. ठीक है ना जी. नाउ विल कंटिन्यू फॉरवर्ड फ्रॉम दिस एंड वील मूव अहेड. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेजर चैलेंज जो इंडियन नेशन को एज ए न्यू इंडिपेंडेंट नेशन को देखने को मिला, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. हियर यू हैव द कटिंग फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स. इट स्टेट्स कश्मीर सीड्स टू इंडिया. ठीक है, प्लेबिसाइड सून ऑन. कश्मीर प्रॉब्लम हैज अ वेरी डीप हिस्ट्री. हम सबको पता है, इतने सालों से चल रही है, अभी भी चल रही है. सोल्यूशन कोई नियर साइट में नजर नहीं आता. बट दिस हियर स्टेट्स, द न्यूज़पेपर कवरेज हियर स्टेट्स कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स, बिकॉज कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट, इट वॉज रूल्ड बाय अ डोगरा रूलर, हिंदू रूलर. ठीक है, और पॉपुलेशन मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन थी. कैसे उनकी आपस की पॉलिटिक्स जो है आज जो है इंडियन कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स को, सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को. ठीक है, तो नाउ वील मूव ऑन एंड वील सी द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या है? इट्स वेरी सिंपल. प्रिंसेस की स्टेट्स. देयर टू टाइप ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज. ह्यूमैनिटीज है, मैंने उस दिन भी बताया था, मैं आज भी बता रही हूँ. anyone can define a princely state. It's a generic word, generic phrase. आप में और एक लेमैन में इतना ही फर्क है कि आप उसको कितने बेटर तरीके से एक्सप्लेन या फिर कितने बेटर तरीके से डिफाइन करते हो, और पेपर में नंबर बेटर डेफिनेशन के ही मिलते हैं. एनीबडी कैन एक्सप्लेन, बट इफ यू से इन अ बेटर मैनर यू विल गेट मोर मार्क्स. ओके. ब्रिटिश इंडिया के दो तरह की टेरिटरीज थी. एक ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. ब्रिटिश इंडिया में दो तरह के हुआ करते थे टेरिटरीज. ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज, चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश डायरेक्टली रूल किया करते थे. मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश बोलते हैं हम जिसको, वो हो गया. तो दो तरह की होती थी. एक जो ब्रिटिश के डायरेक्टली अंडर है, जो प्रिंसेस या फिर किंग्स के पास है, जो कि फर्दर आगे ब्रिटिश को रिपोर्ट करते हैं या फिर ब्रिटिश के अंडर हैं. तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर नहीं थी. ये किंग्स, क्वींस, प्रिंसेस ब्रिटिश के बिहाफ पे, ब्रिटिश क्वीन के बिहाफ पे जो है रूल करते थे. रूल्ड बाय द प्रिंसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द इंग्लिश क्वीन. हैड सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी as long as they accepted British suzerainty, about 565 in number. At the time of independence ये ब्रिटिश ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये इंटरनल मतलब डोमेस्टिक मैटर्स में कुछ हद तक फ्रीडम इंजॉय करती थी. ऑल्दो पॉलिसी और सब्सिडरी अलायंस आप पढ़ोगे या डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पढ़ोगे, है ना, तो ये सब जब आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप देखोगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे कि कैसे धीरे धीरे करके एक एक करके प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स की झोली में गिरती चली जाती हैं. ब्रिटिशर्स बहुत स्मार्ट काम करते हैं क्योंकि खुद इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स नहीं ले रहे थे, इतने ज़्यादा लोग नहीं ले रहे थे ब्रिटिश, तो लोकल प्रिंसेस को ही स्टेट हैंड ओवर कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप करते रहो रूल, लेकिन आप हमारे अंडर काम करोगे. दैट इज़ वॉट वॉज एक्सेप्टिंग ब्रिटिश सुजरेनिटी. उनको गद्दी जो है क्वीन गिफ्ट कर रही है, वो इंटाइटल्ड नहीं है. ठीक है ना. एग्जाम्पल है निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद, है ना. हैदराबाद के निज़ाम बहुत अमीर हुआ करते थे, अभी भी बहुत, दे वेरी वेरी रिच, जूल्स एंड ज्वेलरी एंड मनी. प्रेजेंट डे आई थिंक इटली की पॉपुलेशन जितनी पॉपुलेशन थी उनके पास उतना बड़ा एरिया था. सो दैट वर दी ब्रिटिश. मैसूर की स्टेट हो गई ना, ट्रैवनकोर की स्टेट हो गई,
मैसूर की स्टेट हो गई. सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ ब्रिटिश स्टेट्स. हियर यू कैन सी द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस मैंने बताया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध हो गया, बॉम्बे हो गया, प्रेसिडेंसी था बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी था. ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, बिहार, बंगाल प्रेसिडेंसी था, कूच बिहार. ये जो ब्लू में है हैदराबाद इज निजाम्स ऑफ हैदराबाद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट, इकलौती प्रिंसली स्टेट जिसने कि मतलब जो एनेक्स नहीं की गई, और क्योंकि उससे पहले ही इंग्लिश क्वीन ने कोई लॉ चेंज कर दिया था, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है. मैसूर हो गया, ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, सेंट्रल इंडिया, ग्वालियर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर हो गए, है ना, राजपूताना, अजमेर, गुजरात. सो दीज वर द प्रिंसली स्टेट्स इन 1947. तो आप ये देख रहे हो कि 1947 में इंडिया का मैप कुछ इस तरह दिख रहा है. इतनी ज़्यादा बाइफर्केशन हो रखी है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. 500 आई थिंक 560 प्लस आपके पास प्रिंसली स्टेट्स थी जिनकी वेरिड कल्चर है, वेरिड पॉपुलेशन है और हर अपने अपनी तरह का रूलर है. तो ये जो प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ रही थी. अब होता क्या है, मैंने बताया था, हमने पार्टीशन में देखा क्या थे, रैडक्लिफ लाइन लगी, माउंट बैटन का प्लान था, इंडिया पाकिस्तान जो है बन जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हो जाती है. चॉइस दी जाती है प्रिंसली स्टेट्स को, या तो इंडिया ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो या फिर इंडिपेंडेंट आप रह सकते हैं. और अब आप ब्रिटिश को फिर रिपोर्ट नहीं करेंगे. दैट वाज दी पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश लैब्स्ड ओवर द प्रिंसली स्टेट्स. दीज वर अनडेमोक्रेटिक इन नेचर. अब ऑब्वियसली आपको चॉइस दी जाएगी कि आप आज़ाद हो सकते हो, किसी को रिपोर्ट नहीं करना, इतने सालों से आप गद्दी पे तो बैठे हो लेकिन अंग्रेज़ों को आप आंसरेबल हो. इंसान ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट रहेगा ना, इंडिपेंडेंट रहने की सोचेगा. इन्होंने भी यही सोचा. और मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स एक्सप्लॉयटेटिव थी. पुराने ज़माने में राजे महाराजे एक्सप्लॉयटेटिव ही हुआ करते थे, नॉर्मल लोगों की नहीं सोचते थे. अपने नवाबी शौक, बड़े बड़े महल, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े, एंड लोकल जो इंसान है, गरीब किसान है, उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं था, चाहे कोई भी राजा आ जाए. As expected, most of the rulers wanted to remain autonomous. Danger of balkanization of India. कितनी स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स ऑटोनॉमी ले जाएंगी तो इंडिया तो बचेगा ही नहीं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया. बैल्कनाइजेशन हो गई. बैल्कनाइजेशन इसी को बोलते हैं. बैल्कन स्टेट्स ना यूरोप में स्टेट्स हैं, छोटी छोटी स्टेट्स, बैल्कन उनको बोलते हैं. बैल्कन स्टेट्स डिवीजन हो गई थी उनकी, उसी वजह से ये शब्द आया है बैल्कनाइजेशन. बैल्कनाइजेशन हो जाती इंडिया की, इंडिया तो बचता ही नहीं, छोटे छोटे टुकड़े रह जाते. The ruler of Travancore wanted to remain independent. Nawab of Bengal, he was also averse. नवाब ऑफ बंगाल भी इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं इंडिया ज्वाइन करूं या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करूं. ट्रैवनकोर के रूलर भी इंटरेस्टेड नहीं थे. तो फिर इंडिया कैसे डील करता है इस चैलेंज के साथ? These two brilliant people here, these two brilliant leaders here, is VP Menon. He was a secretary at the time. And सरदार पटेल, he was the Minister of Home Affairs. इन दोनों के बहुत भरसक प्रयासों के बाद हिंदुस्तान या आज भारत को आप ऐसे देखते हो कि एकजुट हुआ है because of the effort of these two people here. You should thank them that we have India as a country. Because of them, we have a united country here. Government का response firmly against division of India into small principalities. पार्टीशन के हॉरर्स हम देख चुके थे, पार्टीशन में डेथ्स हम देख चुके थे, रेप्स, अबडक्शंस इंडिया फेस कर चुका था. दोबारा वो सब कराने की ना हिम्मत थी और ना हमारे लीडर्स को कोई इच्छा थी. ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि 200 साल हम लड़ें अपनी आज़ादी के लिए और अब देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ओवर द चॉइस गिवन टू प्रिंसली स्टेट्स. एज एक्सपेक्टेड मुस्लिम लीग हमेशा ही कांग्रेस के उलट चलती है. कांग्रेस डिड नॉट वांट प्रिंसली स्टेट्स टू हैव देयर इंडिपेंडेंस बिकॉज एक्सप्लॉयटेटिव थे ये प्रिंसेस. ये लोकल पॉपुलेशन का नहीं सोच रहे थे. ठीक है, तो अगर इनको दे भी देते इंडिपेंडेंट तो लोकल पॉपुलेशन की लाइफ मिजरेबल हो जाती.
लेकिन मुस्लिम लीग इट डिड नॉट वांट दैट, इट वांटेड कि नहीं ठीक है इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं रहने दो, दे डिड नॉट वांट यूनिटी ऑफ इंडिया. Prominent role I told you of Sardar Patel and VP Menon. Government's approach, just a second guys, I have not clicked on the ink thing. Yeah. Government की approach क्या रही? Will of the people. लोग क्या चाहते हैं? मैंने बताया इंडिया डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो विल ऑफ द पीपल मोस्टली स्टेट्स में, मोस्टली के ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में द पीपल वांटेड कि यार हम आज़ाद हुए हैं तो हम कम से कम ये मोनार्की से भी हमें छुट्टी मिलनी चाहिए, हमारी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारी भी कोई बात सुनने वाला होना चाहिए. तो दे ऑल्सो वांटेड विल ऑफ द पीपल टू इंटीग्रेट इन इंडियन यूनियन. Willingness of the government to give autonomy to states and other perks to the rulers like privy purses. एक तो गवर्नमेंट ने ये, गवर्नमेंट के दिमाग में ये आया कि अच्छा लोग तो चाह रहे हैं हमारे साथ जुड़ना. दूसरा, अच्छा लोग तो चाह रहे हैं लेकिन राजे तो नहीं चाह रहे, तो गवर्नमेंट ने जो है सारे तरीके अपनाए, जैसे बोलते हैं हम साम दाम दंड भेद, सब कुछ अपनाया गया. उनमें से लालच भी एक दिया गया. अब ये प्रिंसली स्टेट्स के पास एज सच तो कुछ पावर थी नहीं, मोस्टली तो ब्रिटिश ही रूल कर रहे थे. तो पटेल साहब ने कहा कि सर आपके पास तो वैसे भी कुछ नहीं था ना, यू डिड नॉट हैव एनीथिंग, एक सिर्फ टाइटल ही तो था प्रिंस का, आप बिल्कुल रखो अपना टाइटल, आप अपना झंडा रखना चाहते हो बिल्कुल झंडा रखो, आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अपना महल रखना चाहते हो आप बिल्कुल रखिए, हम आपको गवर्नर का दर्जा देंगे. किसी भी स्टेट का गवर्नर बना दिया गया उनको प्रिवी पर्स मॉनिटरी पेमेंट होती है, बड़ी हेफ्टी पेमेंट. गवर्नमेंट बोलती है ठीक है हाँ आप हमारे साथ इंटीग्रेट हो गए, हमको पैसे भी देंगे, विल यू नो इफ यू विल जॉइन आर. तो गवर्नमेंट ने एक बहुत हैंडसम प्रिवी पर्स पैसों वाला लालच भी दिया गया, सब कुछ अग्री किया गया, उन्हें एक लेवल ऑफ ऑटोनॉमी भी दी गई, अपना झंडा रख लो, अपना महल रख लो, अपना घर जो है अपनी ज़मीन रख सकते हो, पर्सनल प्रॉपर्टी वाली, ठीक है ना. तो ये दिया गया. आप फ्लैग्स, गन्स, सेरेमोनियल जो भी आप अपने ऑरा को मेंटेन करने के लिए चाहते हो, करना चाहते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है, फिर ये हम पढ़ रहे थे हॉरर्स ऑफ पार्टीशन ब्रॉड फोकस ऑन मेंटेनिंग यूनिटी ऑफ इंडिया. पार्टीशन एज एन इवेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया की यूनिटी को इंटैक्ट रखने के लिए, क्योंकि पार्टीशन के हॉरर्स गवर्नमेंट ने देखे, लोगों ने देखे, एंड द गवर्नमेंट डिड नॉट वांट कि ऐसा कुछ दोबारा हो. इस वजह से ही प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंस देने में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी, रैदर इट वांटेड कि आप हमसे कोई भी तरह की ऑटोनॉमी ले लो लेकिन हमारे अंदर अमेलगमेट हो जाओ ताकि हम एक इंडियन यूनियन बना पाएं. ठीक है जी, तो दैट वाज गवर्नमेंट्स अप्रोच गाइडेड बाय दीज 3 फैक्टर्स. नाउ वी विल सी कि अच्छा गवर्नमेंट ने तो अपना प्रपोजल अब के आगे रख दिया, प्रिंसली स्टेट्स को अब रिस्पॉन्ड करना था. प्रिंसली स्टेट्स ने क्या बोला? मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू जॉइन द इंडियन यूनियन. मोस्टली स्टेट्स अग्री कर जाती हैं कि हाँ जी ठीक है, हमारे पे तो वैसे भी अंग्रेजों ने कोई खास पावर दे नहीं रखी थी, उन्हीं की गुलामी कर रहे थे हम, बात थी कि हम गद्दी पे बैठ के गुलामी कर रहे थे, आप कम से कम हमें इज्जत से नवाज रहे हैं, हमें गवर्नर भी बना रहे हैं, प्रिवी पर्स भी दे रहे हैं, ठीक है हम आपके साथ अग्री करेंगे, हम आपके साथ जुड़ जाते हैं. मोस्टली स्टेट्स अग्री कर गई, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थी. प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, कश्मीर एंड मणिपुर. जूनागढ़, कश्मीर जो कि आज तक चल रही है जिसकी प्रॉब्लम, मणिपुर इसका इशू भी अभी तक भी चल रहा है. जूनागढ़ कहाँ पे है? सी हियर, गुजरात का मैप देखोगे ना, ये यहाँ नीचे जाती है ना, सी यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है, इंडियन ओशन मत बोल देना, अरेबियन सी है गाइस. सी दिस वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़. ये काठियावाड़, महात्मा गांधी बिलोंग टू दिस प्लेस, है ना. His father was the diwan of the king of Kathiawad, I think, if I'm not wrong. Porbandar, he was born here, है ना. So this is what Junagadh joined India after a plebiscite that confirmed people's desire to integrate India. जूनागढ़ में क्या था? जूनागढ़ में जो रूलर था वो मुस्लिम रूलर था, पॉपुलेशन हिंदू थी.
जूनागढ़ के जो रूलर थे, मुस्लिम रूलर, ही वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के अंडर थे किसी तरह से, ज्वाइन तो क्या, इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश थी, लेकिन इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का ज़्यादा था। पॉपुलेशन हिंदू थी, पॉपुलेशन डिड नॉट वांट दैट, पॉपुलेशन वांटेड कि आप इंडिया को ज्वाइन करो। प्लेबिसाइट होता है, प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट एक तरह की वोटिंग ही होती है, एक तरह का पॉपुलेशन को क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है। जैसे अभी आप देखोगे प्लेबिसाइट होता है, रेफरेंडम होता है, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वन इज अ रेफरेंडम एंड अदर इज अ प्लेबिसाइट। दोनों केसेस में लोग वोट करते हैं। ये मोस्टली पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे वोटिंग होती है, मोस्टली पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो गई, टेरिटोरियल क्वेश्चंस हो गए, उन पे वोट जब लोग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हाँ या ना, तो उसको प्लेबिसाइट बोलते हैं। जूनागढ़ के केस में वोट करवाई गई लोगों से, उनसे हाँ ना पूछा गया कि इंडिया ज्वाइन करना है, हाँ तो कि नहीं। पॉलिटिकल क्वेश्चन था, टेरिटोरियल क्वेश्चन था, प्लेबिसाइट से सेटल होता है। रेफरेंडम में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी पॉलिसी क्वेश्चन हो सकता है, कोई इकोनॉमिक क्वेश्चन हो सकता है। सबसे बढ़िया रीसेंट एग्जांपल इसका ब्रेग्जिट है। ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को एग्जिट किया है, उसके लिए ग्रेट ब्रिटेन में रेफरेंडम कराया गया था कि ईयू में रहना है कि नहीं रहना है, लोगों ने वोट किया था, उसको बोलते हैं हम रेफरेंडम। प्लेबिसाइट मोस्टली पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे करवाया जाता है। तो ऐसे ही जूनागढ़ के लोगों ने प्लेबिसाइट में वोट किया और बोला कि नहीं नहीं, हम तो इंडिया में रहना चाहते हैं, और जूनागढ़ ऐसे ही इंडिया में इंटीग्रेट हुआ। ये आनाकानी करने वाली स्टेटों में एक नाम मैं लिखना भूल गई हूँ, वहाँ पे हैदराबाद की स्टेट भी है। ये हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनकी स्टेट भी है। तो मणिपुर, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये लोग आनाकानी कर रहे थे इंडिया में जुड़ने से। अब हम बात करेंगे Hyderabad case study, and you see the example ना, the picture is not very clear but here is Hyderabad। आप इंडिया का मैप देखिए हो ना, ऐसे करके हम गए here, तो ये वाला एरिया सब see here, pardon my drawing guys, सिकंदराबाद, हैदराबाद है ना, this हैदराबाद की पूरी जो है एरिया था। it was a very big princely state, I told you इटली के बराबर की थी ये, उस लेवल की पॉपुलेशन, पैसा इतना निज़ाम के पास, अंधा पैसा। आज भी इनके जूल्स तो बहुत मशहूर हैं, they have lot of money, lot of jewelry and property even till today. They were very rich, very powerful. Did not want to join India. It was the largest princely state of India which was ruled by the Nizams. Nizams जो हैदराबाद स्टेट थी, इनिशियली आप मिडिवल इंडिया में पढ़ोगे मुगलों के अंडर हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन 1724 में, ठीक है, निज़ामुल मुल्क, ठीक है, असफ जहां नाम था उनका, उन्होंने आके हैदराबाद की स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं और निज़ामों को रूल जो है वहाँ पे स्थापित हो जाता है। और तब से ये निज़ाम रूल कर रहे थे अराउंड 1720। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल्स वीक हो जाते हैं, अपनी अपनी टेरिटरीज बनती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इधर अवध बनता है और नीचे हैदराबाद बनता है निज़ाम के अंडर, असफ जहां के अंडर। तो एक सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी उस टाइम इंडिया की। लेड टायरानिकल वेज, बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव टायरानिकल रूलर था, एंड ही एस्पायर्ड टू सेट अप अ मुस्लिम डोमिनियन rather than integration with India. what he wanted was, मुस्लिम रूलर थे लेकिन पॉपुलेशन तो तेलुगु स्पीकिंग है ना, आज भी है, तब भी थी। तो ये क्या कह रहे थे, हमें इंडिया के साथ नहीं रहना, अलग एरिया, हम अलग इंडिपेंडेंट बनाएंगे, और आप ना हमें रास्ता दे दो, एक सी रूट दे दो गोवा की तरफ को। अगर ये है इंडिया, अगर ये हैदराबाद है, तो अच्छा आप यहाँ से रास्ता दे दो हमको। और ये भी पाकिस्तान के बहुत इन्फ्लुएंस में ये स्टेट थी, बिकॉज ऑफ बीइंग अ मुस्लिम रूलर थे यहाँ के भी, जैसे जूनागढ़ के थे। तो दैट इज वाई he wanted an independent status of Hyderabad and thus entered into a negotiation of standstill agreement. standstill agreement मतलब इंडिया और निज़ाम जो है अभी बातचीत कर रहे हैं, स्टैंड स्टिल है, स्टेटस को रहेगा, कोई भी पार्टी कोई भी एक्शन नहीं लेगी, बातचीत से हम मसला सुलझा लेंगे। इसी दौरान क्या होता है, लोग जो हैं, क्योंकि निज़ाम बहुत एक्सप्लॉइटेटिव और टायरानिकल है, लोग जो हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं।
पेजेंट्स जो हैं, लोकल पेजेंट्री फार्मर्स, वो रिवोल्ट कर जाते हैं निज़ाम के रूल के खिलाफ, पर्टिकुलरली द पेजेंट्स ऑफ तेलंगाना ड्यू टू हिज वर्स्ट ऑपरेसिव मेजर्स। इनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव थे, तो तेलंगाना के पेजेंट्स रिवोल्ट कर जाते हैं निज़ाम के रूल के खिलाफ। और एक दूसरी तरफ क्या हो रखा है, दूसरी तरफ निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में कि दोनों पार्टीज अभी बात कर रही हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। फिर क्या होता है, फिर निज़ाम जो है, जो पेजेंट्स रिवोल्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ रिटेलिएट करता है, एक्शन लेता है, पॉपुलर मूवमेंट को क्रश करता है अपनी पैरामिलिट्री फोर्स के पास। निज़ाम के पास अपनी खुद की पुलिस फोर्स थी जिसका नाम हुआ करता था रज़ाकर्स, याद कर लो, कभी पूछ ले पेपर में ही। रज़ाकर्स उनकी पैरामिलिट्री फोर्स हुआ करती थी, ठीक है, 1.5 लाख 10,000 हाँ, मोबिलाइज्ड अराउंड 150,000 जो है 1.5 लाख के करीब जो है सोल्जर्स निज़ाम मोबिलाइज करता है इंडियन यूनियन के खिलाफ, क्योंकि इन पेजेंट्स को लोकल लेवल पे जो थी सपोर्ट थी इंडिया की, जो है सपोर्ट थी कांग्रेस, है ना, इन सब के जो लोकल लीडर्स की उनकी सपोर्ट थी। इनको मर्डर किया जाता है, मेम किया जाता है, रेप किया जाता है, उनको लूटा जाता है, स्पेशली द नॉन मुस्लिम्स। यहाँ पे ना फिर रिलीजियस किलिंग होनी शुरू हो गई, रेप होने लग गए, मर्डर होने लग गए। सितंबर 1948 में बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है, ठीक है, इतनी डिप्लोरेबल कंडीशन हो जाती है। ऑल्दो इंडिया का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, लेकिन हम बैठे, इंडियन गवर्नमेंट बैठी एक मूक दर्शक नहीं बन सकती थी। सो व्हाट दे डिड वाज, ये ऑपरेशन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू विल फाइंड इट। ऑपरेशन पोलो से इंडियन आर्मी हैदराबाद में मूव करती है, निज़ाम को ओवरथ्रो किया जाता है, स्टेट को एनेक्स किया जाता है और उसको मर्ज किया जाता है इंडियन यूनियन में। क्योंकि निज़ाम ने इतनी ऑपरेसिव हरकतों पे उतरे हुए थे, लोगों को हार्म कर रहे थे, मार रहे थे, तो फिर इंडियन आर्मी मूव करती है हैदराबाद में और जो है डंडे के जोर पे हैदराबाद को एनेक्स किया जाता है। रज़ाकर्स की जो उसकी पैरामिलिट्री फोर्स है, इल ट्रीटमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो, याद कर लो, ठीक है जी, ओके। I hope I am clear here. See, this is Pandit Nehru with the Nizam of Hyderabad. You know, he looks such a nice young man. Not young, he looks such a nice man. However, he was not. His police force, Razakars, his paramilitary, it threatened the local people and killed them. Princely state of मणिपुर की बात करते हैं। अभी हमने बात करी हैदराबाद, और हैदराबाद को हमने जो स्टेट आनाकानी कर रही थी, पहले जूनागढ़ मैंने बताया आनाकानी कर रही थी, प्लेबिसाइड करवा के उसको इंटीग्रेट कराया गया। हैदराबाद में निज़ाम के लोग, निज़ाम की पैरामिलिट्री अत्याचार कर रही थी, उसको मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन पोलो के तहत जो है इंटीग्रेट करवाया गया। अब हम बात करते हैं तीसरी स्टेट, विच इज द स्टेट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ मणिपुर। वेयर इज मणिपुर? मणिपुर इज हियर। सी, ईस्ट पाकिस्तान तब, क्योंकि मैंने बोला था बांग्लादेश तब नहीं बना था, 1971 से पहले का मैप है तो ईस्ट पाकिस्तान, ये यहाँ पे मणिपुर है। आपको असम दिख रहा है, खासी स्टेट्स हैं, उस टाइम का मैप है। आपका देखोगे तो अरुणाचल है ना, देन यू हैव नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है ना, एंड त्रिपुरा है, इधर असम है, मेघालय है। अब ये मैप पूरा चेंज हो गया है, लेकिन तब के में ये वाला हिस्सा मणिपुर का ये रहा बर्मा, ठीक है। इसकी बात करते हैं। मणिपुर की लोकेशन हमने देख ली। मणिपुर में क्या था, इंडियन गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी। मैंने बता दिया था ऑटोनॉमी के लिए इंडियन गवर्नमेंट वाज रेडी, ठीक है, आपको ज्वाइन करना है, कुछ कंसेशन चाहिए, हम देने को तैयार हैं, वी आर रेडी, बस ज्वाइन कर लो हमको, क्योंकि हमें कंट्री को बैल्कनाइज नहीं करवाना। महाराजा ऑफ मणिपुर ही साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट एज ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ज्वाइन किया कि हाँ जी ठीक है, आप हमें इंटरनल ऑटोनॉमी दोगे, मैं इंस्ट्रूमेंट साइन कर देता हूँ। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक व्यू
महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1947 एंड दस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर वहाँ पब्लिक में रिजेंटमेंट आनी शुरू हो गई कि अच्छा आप ऐसे कैसे कराए हो, अब यहाँ इलेक्शन कराए हैं, आप वहाँ तो ज्वाइन कर रहे हो, हमें तो कोई सेंस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं मिल रही है। पब्लिक प्रेशर के अंडर आके महाराजा ने इलेक्शन करा दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब मोनार्क अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या कुछ लॉज के हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, कब की बात है? 1948 की। फिर क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन, सी दिस इज अ फैक्ट। हो सकता है एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए, मैं कंपटीटिव एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, हो सकता है स्टेटमेंट आ जाए नागालैंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कोई और सेकंड स्टेटमेंट दे दें और बोल दें इनमें से ट्रू कौन सी है, या दोनों ट्रू हैं या दोनों गलत हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मणिपुर की स्टेट थी पहली स्टेट भारत में जिसने की इलेक्शन करवाए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू अ साइनिंग ऑफ मर्जर एग्रीमेंट। पहले पूरी तौर से मर्ज नहीं हुआ था, कुछ उसको ऑटोनॉमिक कुछ डिफरेंसेस थे, अब उसको पूरी तौर से मर्ज करवाया गया, मणिपुर को महाराजा से ये एग्रीमेंट साइन करवाया गया इन 1949 विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसने बनाया, इलेक्शन हुई, उसको पूछा नहीं गया मर्जर एग्रीमेंट साइन करने से पहले। अब ये इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी रिप्रेजेंटेटिव थी? लोकल पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव थी। तो लोकल पॉपुलेशन को अच्छा नहीं लगा कि राजा अपनी मर्जी से मर्जर एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन कर आए। ठीक है जी, इसने बहुत ज़्यादा एंगर और रिजेंटमेंट कॉज की मणिपुर में, जिसका इफेक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में इंसर्जेंसी के तौर पे देखा गया इस एरिया में। फॉर दैट मैटर नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया ही इंसर्जेंसी से जूझ रहा था। अब बहुत कम हो गई है, कुछ एरियाज में है, लेकिन मोस्टली मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में आपको ये देखने को, त्रिपुरा में यू विल सी दिस। ठीक है जी, असम में। तो फिर क्योंकि लोकल पॉपुलेशन की इलेक्टेड असेंबली को नहीं पूछा गया तो रिजेंटमेंट कॉज हुई, जो कि आगे जाके इंसर्जेंसी को राइज देती है इस एरिया में। ठीक है, मणिपुर तो इंटीग्रेट करवा लिया हमने, लेकिन जो है उसके साथ उसकी रेपोकशंस फील की गई पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, जब इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज देखने को मिला। ठीक है, अब जब आप लोकल पॉपुलेशन को इग्नोर करके अपनी पॉलिसी टॉप डाउन अप्रोच लगती है ना गवर्नमेंट की कि हम बता रहे हैं और आप ये करोगे, तो नीचे से रिजेंटमेंट आपको देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल ना आपको इंडिया में राइज ऑफ नक्सलिज्म देखने को मिलेगा। सरकार ने ऊपर से पॉलिसी लगाई कि हम डेवलपमेंट कराएंगे, हम जंगल में ये करेंगे, लोकल लोगों से नहीं पूछा गया, उनकी जमीनें ठीक है, जल जंगल जमीन तीनों चले गए, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको नक्सलिज्म का राइज देखने को मिलता है इंडिया में। ऐसे ही आपने लोकल पॉपुलेशन को इग्नोर करके मर्जर साइन करवाया था मणिपुर का, इंडिया को क्या देखने को मिला? इंसर्जेंसी देखने को मिली। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हमने पढ़ा। आज हमने ये जाना कि कैसे हमने केस स्टडीज देखी हैदराबाद की, मणिपुर की और जूनागढ़ की, कि कैसे ये स्टेट्स जो आनाकानी कर रही थी हिंदुस्तान में मर्ज होने के लिए, इन्हें गवर्नमेंट ने कैसे अलग अलग तरीकों से इंटीग्रेट करवाया है, कैसे सरदार पटेल एंड वीपी मेनन की नोवेल अप्रोच थी, वन साइज फिट अप्रोच, वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं थी। सिचुएशन, रूलर और प्लेस को देख के ये अप्रोचेस चेंज हुई हैं। ठीक है जी, सो आई होप यू एंजॉयड today's lecture. I hope you understood what I wanted to teach you. If you have any doubt, just please let me know. That's all from my side today. Thank you.